नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। फिर से जागा नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम, इंडो पाक बॉर्डर को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर अपनी बयानबाजी और पाकिस्तान प्रेम के चलते चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर उनका पाकिस्तान प्रेम सामने आया है। दरअसल शनिवार को सिद्धू ने कहा कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर को खोल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बॉर्डर खुलने से सबको फायदा होगा। अमृतसर से पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पाकिस्तान बॉर्डर बंद होने से सबको नुकसान हो रहा है। अगर बॉर्डर खुल जाएगा तो इससे व्यापार में मदद मिलेगी। बॉर्डर खुल जाने से कई देशों के व्यापार के रास्ते खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान व्यापार 37 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इससे 34 देश व्यापार करते हैं, लेकिन बॉर्डर बंद होने से हम केवल 3 बिलियन डॉलर का ही व्यापार कर पा रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू ऐसे बयान दे चुके हैं। उन्होंने एक बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना भाई कहा था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार भी फिर से शुरू होना चाहिए। पाकिस्तान भाई जैसा देश है, दोनों के बीच दोस्ती और प्यार बराबर बना रहे। दोनों देशों के दरवाजे और खिड़कियां खुलनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस नेता ने विधानसभा को शुद्ध करने के लिए छिड़का गंगा जल। जी हां दोस्तों, उड़ीसा विधानसभा में कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक तारा प्रसाद बाहिनपति ने शनिवार को हिंदू पुजारी के रूप में कपड़े पहने और इसे शुद्ध करने के लिए विधानसभा हॉल के अंदर गंगा जल और गौमूत्र छिड़का। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया है कि एमओएस दिव्य शंकर मिश्रा पर गोविंद साहू के साथ कनेक्शन है। आरोपी ने सदन में अपने अपवित्र पैर रख दिए और लोकतंत्र का मंदिर अपवित्र हो गया है। इसलिए सदन को शुद्ध करने के लिए बाहिनपति ने एक पुजारी की पोशाक पहनकर अपनी पार्टी के सहयोगियों द्वारा घंटी बजाने के बीच विधानसभा में पूजा की और उन्होंने मंत्रों का जाप भी किया। सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए बाहिनीपति ने कहा कि मंत्री मिश्रा ने लोकतंत्र के मंदिर में अपने अपवित्र कदम रखे हैं, इसे अपवित्र कर दिया। मैंने इसे शुद्ध करने के लिए गंगा जल, गौमूत्र और तुलसी के पत्तों को फर्श पर छिड़का है। आपको बता दें कि दोस्तों कांग्रेस विधायक ने सुबह 10:30 बजे दिन के लिए विधानसभा की बैठक के तुरंत बाद ऐसा किया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ओमिक्रॉन वेरिएंट से देश में कोरोना की तीसरी लहर आना तय। फरवरी में डेली 1.5 लाख केस आने से मच सकती है तबाही। जी हां दोस्तों, ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा जहां भारत में अपने पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं अपने गणितीय मॉडल सूत्र के आधार पर दूसरी लहर की भयावहता का आकलन करने वाले आईआईटी के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने तीसरी लहर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत में केस आने के बाद कोरोना वायरस की तीसरी लहर नए साल यानी कि जनवरी 2022 में आ सकती है। उन्होंने कहा कि जनवरी और फरवरी में 1.5 लाख डेली के केस पीक पर होंगे। मणिंद्र अग्रवाल के इस दावे के साथ ही लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। उन्होंने कहा कि कोविड एक बार फिर दस्तक दे रहा है। साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन के कहर के बाद पूरे विश्व में केस बढ़ने लगे हैं। हालांकि थर्ड वेव कब आएगी, इस बारे में प्रोफेसर अग्रवाल ने कोई जानकारी नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि यह दूसरी की अपेक्षा कम घातक होगी। उनका मानना है कि जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, जल्द ही भारत में भी केसों में तेजी आएगी। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि मजबूत इम्यूनिटी वाले लोग पर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कंगना रनौत ने फिर दिखाए तेवर, बोली मैंने किसी से माफ़ी नहीं मांगी, कृषि कानूनों के हक में बोलती रहूंगी। जी हां दोस्तों, पंजाब में विरोध झेलने के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने फिर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे न किसी से माफ़ी मांगने को कहा है और न ही मैंने किसी से माफ़ी मांगी है। कंगना ने सोशल मीडिया पर यह लिखकर पोस्ट किया है। कंगना रनौत को शुक्रवार को कीरतपुर में विरोध झेलना पड़ा था।
हिमाचल में पंजाब में प्रवेश करते ही किसानों ने कंगना को घेर लिया। उन्होंने किसान को खालिस्तानी कहने, महिलाओं के 100 रुपए को लेकर प्रदर्शन करने और किसान आंदोलन के बारे में बयानबाजी पर माफी मांगने को कहा था। करीब 1 घंटे के विरोध के बाद कंगना रनौत का काफिला गांव में घुसते हुए चंडीगढ़ पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गाड़ी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, सरकार दे रही है 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार गाड़ी खरीदने के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई पॉलिसी शुरू की है। दरअसल ई वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए गोवा सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्रमोशनल पॉलिसी 2021 का शुभारंभ किया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार यानी आज उद्योग मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित गोलमेज के दौरान इस नीति की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य बैटरी से चलने वाले वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है और राज्य के लोगों के लिए रोजगार पैदा करना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। खुशखबरी, बिना किसी गारंटी के किसान अब आसानी से ले सकेंगे 1.5 लाख रुपए तक का लोन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसान हैं और लोन लेने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की है। किसानों की डबल इनकम करने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड शुरू की गई है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड की शर्तें मोदी सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की तरह ही है। इसके तहत अधिकतम 3 लाख रुपए तक की रकम गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी पालन के लिए मिलेगी। इसमें 1.60 लाख रुपए तक की रकम लेने के लिए कोई गारंटी नहीं देनी होगी। बैंकर्स कमेटी ने सरकार को आश्वासन दिया है कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ सभी पात्र आंदोलनकारों को मिलेगा। इस योजना की जानकारी के लिए बैंक द्वारा शिविरों का आयोजन भी किया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तानी हैकर भारतीय और अफगान प्रतिष्ठानों को बना रहे हैं निशाना, ज्यादातर प्रयासों में मिल रही है विफलता। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से पाकिस्तान संक्षिप्त है। इसके चलते पाकिस्तान हैकर्स भारत सरकार के साथ अफगान सरकार के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की साइट हैक करने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तानी हैकर्स भारतीय सैन्य अधिकारियों के पर्सनल अकाउंट को भी निशाना बना रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। क्रिप्टो मार्केट में कोहराम, बिटकॉइन 17% टूटा। इथेरियम और डोजकॉइन समेत दूसरी करेंसी भी धराशायी। जी हाँ दोस्तों, भारत में क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को लेकर छिड़ी बहस के बीच शनिवार को क्रिप्टो बाजार में कोहराम मच गया। बिटकॉइन समेत दूसरी क्रिप्टो करेंसी में भारी गिरावट आई है। दुनिया की सबसे प्रचलित क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के दाम करीब 17% तक टूट गए, तो दूसरी ओर इथेरियम और डोजकॉइन समेत दूसरी क्रिप्टो करेंसी भी बुरी तरह से लुढ़क गई है। कॉइनजेको के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन 16.6% तक टूटकर कारोबार कर रही है। इस गिरावट के साथ बिटकॉइन $42,000 के निचले स्तर तक आ गई है। 10 नवंबर को यह डिजिटल करेंसी जबरदस्त तेजी के साथ $69,000 को छू गई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच टीकाकरण ने पकड़ी रफ्तार, फिर लगाई गई 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन, आंकड़ा 127 करोड़ के पार। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच टीकाकरण अभियान ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में शनिवार को एक बार फिर 1 करोड़ से ज्यादा कोविड रोधी लगाई गई हैं। इसके साथ ही देश में टीकाकरण का आंकड़ा 127 करोड़ को पार कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा है कि हर घर दस्तक अभियान के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और नित नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। भारत ने एक बार फिर 1 करोड़ रुपए वैक्सीन लगानी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जाने माने पत्रकार विनोद दुआ का लंबी बीमारी के बाद निधन। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का शनिवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। जाने माने पत्रकार विनोद दुआ ने 67 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। विनोद दुआ की 2 बेटियां मल्लिका दुआ और बकुल दुआ हैं। मल्लिका एक हास्य अभिनेत्री जबकि बाकुल साइकोलॉजिस्ट है। एनडीटीवी से विनोद दुआ का पुराना वास्ता रहा है। विनोद दुआ के साथ बेहद करीबी से काम करने वाले एनडीटीवी के डॉक्टर प्रणब राय हमेशा कहते रहे हैं कि विनोद न केवल महानतम पत्रकारों में से एक थे बल्कि वह अपने युग के पत्रकारों में श्रेष्ठ थे।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गरीब श्रमिकों के लिए वरदान है श्रम मानधन योजना, मिलती है हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन। जी हाँ दोस्तों, अगर असंगठित क्षेत्र के कारनामों को अक्सर ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर बुढ़ापे के वक्त उनके लिए हालात और भी ज़्यादा कठिन हो जाते हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे के समय आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए केंद्र सरकार कुछ योजनाएं भी चला रही है। केंद्र सरकार की नई योजनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण योजना है श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के माध्यम से उन सभी असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को बुढ़ापे में पेंशन दी जाती है जिनकी आय 15,000 या फिर इससे कम है। नौकरी पेशा लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन सुविधा का लाभ मिलता है, पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ऐसी किसी सुविधा से वंचित करना पड़ता था। पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे किसी ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले, भट्टा श्रमिक आदि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं तो आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, हवा महल किस शहर में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।